style, fashion, how relevant it is in the industry? एक्टिंग से और फैशन का मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं। बहुत ज्यादा स्टाइल करने से बेटर है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर मॉडल एक्टर बन सकता है, दैट्स नॉट करेक्ट। कोई भी एक्टर बन सकता है, नॉट इवन मॉडल, नॉट इवन डॉक्टर, नॉट इवन इंजीनियर। ये सारे प्रोफेशंस, एक्टिंग प्रोफेशन नहीं है, एक्टिंग कला है। कला है। जो पेज 3 में है आज, उन्होंने बहुत मेहनत की है। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। किताबें पढ़िए, कहानियां पढ़िए, कुछ आप पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स ले लीजिए, उसको लिखिए, तो उनको आप रिहर्स करिए। कितना टाइम लग जाता होगा किसी भी एक टैलेंटेड पर्सन को कोई भी एक फर्स्ट अपना अच्छा प्रोजेक्ट क्रैक करने के लिए, और इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनी। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं। बॉलीवुड को एज अ सिनेमा एक तरीके से मैसेज डिलीवरी के लिए भी यूज किया जाता है। फिल्म में को ही पूरी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए कि वो फिल्में ही समाज को सुधार देंगी या फिल्में ही समाज को बिगाड़ देंगी। समाज पहले ही वैसा था। कि सोशल मीडिया का आज की डेट में क्या रोल है टू एंटर द बॉलीवुड इंडस्ट्री? रील बना के तो आई एम सॉरी। Welcome to your favorite podcast, Model Muse, presented by Steps and Ray. This space is where style meets its substance and fashion blends its true identity. Today we have a very special guest with us who brings charisma and talent on and off screen. Today we are joined with us Saad Baba, the very talented Bollywood actor who has given his impactful performances in projects like Mandela Murders, Patal Lok and Border 2. In this podcast, we are going to have a very impactful topic, which is style, fashion and personal branding. We will also talk about women's safety in the Bollywood industry. So, if you are actor, model or someone who is just want to enhance your personality, this conversation is going to be very impactful and insightful for you. So stay tuned and let's get started. Mr. Saad, it's an absolute honor to have you on this show, our Model Muse. Thank you so much for coming. थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। So, Mr. Saad, you have been in the industry for long years. So, how much years you have been here now? I think more than decades now. नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है। ऐसे ही हुए होंगे कुछ 7-8 साल। 7-8 साल, almost a decade. It's reaching. So, in these years, how do you see the style, fashion? When we talk about Bollywood, you know, everybody is very much influenced by styling, you know, fashion industry. This is a fashion industry. So how do you actually see and want to tell our audience that how relevant it is in the industry? देखिए, एक्टिंग से और फैशन का मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं। Okay. हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं तो आपको अपने लुक्स पे, अपनी स्टाइलिंग पे, अपने कॉस्ट्यूम पे बहुत ध्यान देना चाहिए और दिया भी जाता है। लेकिन रहा सवाल अगर बॉलीवुड का और एक्टिंग का, तो उसमें आप फैशनेबल हैं या आप क्या स्टाइल कैरी कर रहे हैं, क्या फैशन ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। Okay. लेना देना होता है सिर्फ आपकी एक्टिंग स्किल्स का, कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके आए हैं और ख़ुद पर आपने कितना काम किया है, अपनी स्किल्स पे, अपने वॉइस पे और अपने प्रोनाउंसिएशन पे। क्योंकि शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक्टर के लिए। जो स्क्रिप्ट आपको मिलती है उसमें जो लिखा गया है उसको एक तो सही तरीके से बोलना, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फैशन और स्टाइलिंग वो तो पैकअप के बाद की बात है। अच्छा, मतलब कि जब आपने अपना एक्टिंग करियर, अपना एक्टिंग टैलेंट जस्टिफाई कर दिया, आफ्टर दैट यू कम इनटू दैट फैशन। वो प्राइमरी नहीं है फैशन, वो प्राइमरी नहीं है। सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए क्या टैलेंट आपको लगता है कि एक किसी भी एक पर्सन में होना चाहिए
so that कि वो बॉलीवुड उसको एक्चुअली चाहती है कि हाँ ये पर्सन है हमारे लिए? देखिए, एंटर करने का तो कोई क्राइटेरिया मैं क्या ही बताऊं. हमारे इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े सुपरस्टार्स, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख जी, और ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो कैसे आए, और उन्होंने, फिर वही बात आती है कि सबसे बड़ी एक तो किस्मत होती है और दूसरी चीज़ होती है आपका डेडिकेशन, कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए आप कितनी शिद्दत से उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी वो तो उनका जो शाहरुख सर का जो डायलॉग है वो तो एक किवंदिती बन चुका है. राइट. तो बट ये बात सभी पे लागू होती है. और फिर किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए एक उसका प्रोसेस तो होता ही है. Right. अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल की पढ़ाई करेगा, जिसको एक्टर बनना है वो एक्टिंग की पढ़ाई करेगा. और एक्टिंग के इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में बहुत बड़े बड़े हैं. NSD हो गया, राइट. FTI हो गया, और ऐसे बहुत से तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप एक्टिंग की पढ़ाई कर सकते हैं. और फिर कुछ चीज़ें इनबिल्ट भी होती हैं. मैंने बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा है जो आर्किटेक्ट की पढ़ाई करके आए और फिर वो बिजनेस करने लग गए. बहुत से लॉयर की पढ़ाई करके आए और फिर वो अपने दूसरे बिजनेस में लग गए. तो कुछ चीज़ें इनबिल्ट भी होती हैं. मेरा मानना ये भी है कि एक्टिंग किसी को कैसे डाली जा सकती है. अच्छा, एक दूसरी बात एक ये भी है कि एक्टर हम सभी होते हैं. हम सभी रियल लाइफ में भी एक्टिंग ही करते रहते हैं, सब एक दूसरे से. हम जिस जिस जगह होते हैं, चाहे फैमिली हो हमारा या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो मोस्टली हम लोग एक्टिंग तो करते ही हैं. बट हाँ, कुछ लोग उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं. उनको ये लगता है कि हाँ हम ये काम और अच्छे से कर सकते हैं, तो उस चीज़ को वो लोग प्रोफेशन बना लेते हैं. सो हम अगर ये कहें कि उसमें कॉन्फिडेंस एक ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा. यस. अभी जैसे आपने बोला कि उसमें फैशन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो मेरे ख्याल से फैशन या बहुत ज़्यादा स्टाइल करने से बेटर है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. राइट. और अगर मुझे भी लगता है कि अगर किसी भी इंसान में अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो उसकी पूरी पर्सनालिटी में दिखेगा. तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि वो उसने कितने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं और कितने कीमती कपड़े पहन रखे हैं. अगर वो नॉर्मल कपड़ों में भी होगा तो अपने कॉन्फिडेंस से उसकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी. कपड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं. आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, तो वो सारी चीजें फिर आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करने लगती हैं, आपके चेहरे पे आने लगती हैं. जस्ट लाइक एजुकेशन जब हम लेते हैं धीरे धीरे तो हमारी पर्सनालिटी उतनी निखरती है. तो उसी तरीके से एक्टिंग में भी जितना अपने आप को हम जस्टिफाई करते रहेंगे, रोल प्ले करते रहेंगे, उतना अच्छा. सो वही है, मतलब कि जब भी हम जनरल पब्लिक जब भी एक्चुअली बॉलीवुड को देखती है तो वो फैशन की तरफ ज़्यादा भागती है. उसको ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम बॉलीवुड को जस्टिफाई कर पाएंगे. बट रियलिटी सीम्स डिफरेंट. यस, ऐसा होता है. मैंने बहुत से न्यू कमर्स को देखा है कि वो मुंबई आने से पहले वो बड़े महंगे महंगे अपने पोर्टफोलियोज बनवाते हैं, महंगे महंगे फोटोग्राफर्स से, और बहुत ज़्यादा वो अपने स्किन और अपने कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. स्पेशली इन इंडिया डार्क स्किन पीपल थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि शायद उनको एंट्री मिलने में थोड़ा मुश्किल होगा. ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की. मैं तो इसको कहूँगा कि ये समाज की एक बुराई है. हमारे देश के अंदर फेयर एंड लवली का ऐड क्यों किया जाता है? क्यों? गोरा होने के लिए. तो गोरा होना क्या क्राइटेरिया है? गोरे होने से क्या फर्क पड़ता है? गोरे ही तो थे जो हमारे देश पर राज करके गए, इतना जुल्म करके गए. वो भी तो गोरे थे. वो वहीं से वो टेंडेंसी एक्चुअली स्टार्ट हो गई है कि आप देखो ना, सामले लोग, महात्मा गांधी सामले थे, वो तो गोरे नहीं थे. तो पूरा देश उन्होंने आजाद करवाया अहिंसा पे. तो लेकिन फिर भी हमारे देश में आज भी फेयर एंड लवली का ऐड किया जाता है. क्यों किया जाता है? अब मुझे लगता है कि शायद नहीं होता है. सो डू यू थिंक कि बॉलीवुड में एक्चुअली जो ये परसेप्शन बना हुआ है रियलिटी वो नहीं है? मतलब अगर आपको एंटर करना है तो ये सब चीजें मैटर एक्चुअली कुछ लोग हैं इंडस्ट्री के ही जो इस तरह से मार्केटिंग करते हैं अपने एड्स के थ्रू, या आजकल तो इंस्टा वगैरह पे बहुत हो गया है कि जी आपको गुड लुकिंग होना है. मतलब
लोग आते हैं मुंबई और वो सीधा जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बॉडी बनाते हैं। क्यों भाई? आपसे किसी ने बोला? एक्टर होने से पहले कहीं ना कहीं एक परसेप्शन आता है कि आपको मॉडल होना चाहिए, एंड देन मॉडल होने के लिए यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। मॉडलिंग की एक अलग इंडस्ट्री है। हाँ, वो उसकी भी एक अपनी डिग्निटी है। हाँ, अगर मॉडल नहीं होंगे तो कपड़ों का डिस्प्ले कैसे होगा? राइट। अगर जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं, हाँ, वो इतने महंगे महंगे आउटफिट्स बनाते हैं, तो अगर उनको अच्छी बॉडी नहीं मिलेगी, अच्छी बॉडी के मॉडल नहीं मिलेंगे, तो वो अपने कपड़े को कैसे डिस्प्ले करेंगे? फैशन शोज में कैसे डिस्प्ले करेंगे? राइट। वो एक अलग प्रोफेशन है। ओके। उस प्रोफेशन की अपनी एक अलग डिग्निटी है। अच्छा। जो फैशन मॉडल्स होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, राइट। अपनी डाइट पे बहुत काम करते हैं वो, और अपनी जिम में बहुत जाते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। वो एक अलग प्रोफेशन है। Okay. एक्टिंग एक अलग प्रोफेशन है। ओके। अब जैसे बहुत से मॉडल्स हैं, देखा होगा आपने, जॉन अब्राहम, अर्जुन रामपाल, ये सब लोग पहले मॉडल थे, बाद में इन्होंने कहा कि इन्होंने सोचा होगा कि ट्राई करते हैं एक्टिंग में, तो फिर ये लोग एक्टिंग में आए, लेकिन डेडिकेशन था, तो इस वजह से ये लोग एक्टिंग में भी सफल हुए। राइट। तो अगर हम ये कहें कि हर मॉडल एक्टर बन सकता है, दैट्स नॉट करेक्ट। कोई भी एक्टर बन सकता है, नॉट इवन मॉडल, नॉट इवन डॉक्टर, नॉट इवन इंजीनियर, ये सारे प्रोफेशंस हैं। एक्टिंग प्रोफेशन नहीं है, एक्टिंग कला है। कला है। अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसे कमाने की वजह से एक्टिंग, तो नहीं, वो गलत है। अच्छा। एक्टिंग एक कला है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो आज की रेट में एक्टिंग वो है, वो सेकेंडरी चीज है। हाँ। वो डिपेंड करता है कि आपका लोग सक्सेस एंटर रेशियो क्या इसीलिए है। करते हैं, उनको फेम, मनी, ये सब चाहिए। हाँ, तो ये तो गलत है ना, इस तरह की भ्रांतियां हैं ये तो। हाँ, और इसीलिए शायद वो बीच तो में अगर देखिए, अगर ऊपर वाले ने, खुदा ने आपको पैसे ही देना है, तो वो कैसे भी दे देगा, किसी भी तरह से दे देगा वो, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो ऑटोमेटिक ऐसे रास्ते बना देगा, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाओगे, आप खूब पैसे कमा लोगे, तो वो एक अलग बात है। बट पैसे कमाने की वजह से एक्टिंग करना, इससे मेरा थोड़ा विरोधाभास है। अच्छा। क्योंकि जनरली अगर हम ये एक कला है, देखिए, जो मेरा मानना है। परसेप्शन है वो तो यही है कि भाई हमें पैसा कमाना है तो हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। क्यों? आप किसी भी न्यू कमर से पूछिए, वो यही कहता है कि भाई क्योंकि मुझे फेम कमाना है। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें एक कसूर ये है, एक पेपराजी का भी है, जो इन लोगों ने जिस तरह से आजकल क्या, पहले भी जब इंडस्ट्री मैगजीन्स में हुआ करती थी, जब मायापुरी और स्टारडस्ट का जमाना था, और अब तो सारा डिजिटल हो गया है, तो उन दिनों में भी इसी तरह के ब्लॉगिंग्स हुआ करती थी कि पार्टीज के एक अलग सेक्शन हुआ करते थे जिसमें फिल्मी पार्टीज दिखाई जाती थी, पेज 3 और इस तरह की, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते थे, उन्हें लगता। बट वो आफ्टर शूट है वो। ओके। वो लोग जो पेज 3 में हैं आज, या जिनको आज लोग कैप्चर कर रहे हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करके वहां पहुंचे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो सुबह 6 बजे जब कॉल टाइम होता है किसी शूट का, तो 4 बजे उठना पड़ता है, और आपको ऑन टाइम पहुंचना पड़ता है। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। और वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे अक्षय कुमार, मैंने खुद देखा है सेट पे आते हुए सुबह। अगर एक जूनियर आर्टिस्ट 6 बजे आ रहा है, तो वो सुपरस्टार भी 6 बजे ही आ रहा है। तो ये सब मेहनत करने के बाद वो सारी सेकेंडरी चीजें हैं। पेज 3, पेपराजी और ये वो, आप करो तो सही, पहले कुछ अपने आप को प्रूफ तो करो, वो सब हो जाएगा अगर ऊपर वाला चाहेगा तो। अगर आप में वो काबिलियत होगी तो वो सब कुछ जरूर आपको मिलेगा। आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, और उस पे विश्वास रख के मेहनत करिए। राइट। वही कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट वाली चीज आ जाती है कि आप में टैलेंट है, आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ करो, और ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और मेहनत, अपने ऊपर काम करिए। आप अपनी, देखिए, आप बॉडी बिल्डर हो गए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर डायलॉग बोलने में फंबल हो गए, तो आपकी बॉडी बिल्डरी तो धरी रह गई ना। हाँ, राइट। आपको कोई भी बोल देगा, ईडी आके बोल देगा, सर आप बार बार फंबल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो डायरेक्टर भी कुछ बोल देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फौरन 100 से 0 पे आ जाएगा। तो इसलिए आप अपने ऊपर काम करिए, स्क्रिप्ट पढ़िए, किताबें पढ़िए, कहानियां पढ़िए। आजकल तमाम भरी पड़ी हुई हैं किताबें, लोग किताबों की दुकान पे जाते ही नहीं। आजकल तो रीडिंग कहाँ है, मोबाइल्स, फुर्सत नहीं मिलती। वो मोबाइल्स में रील्स देख के
या चलिए अगर उसमें photographies? करना है तो आप और कुछ करिए, उसमें कुछ अपना जनरेट करिए, कुछ आप पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स ले लीजिए, उसको लिखिए, फिर उनको आप रिहर्स करिए शीशे के सामने खड़े होकर, या अपने मोबाइल को रख के अपनी खुद की वीडियोस बनाइए, उसको देखिए आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कहाँ पे फंबल हो रहे हैं, कहाँ पे आपको स्टॉप लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे आपको पॉज देना है, कहाँ पे उठाना है, कहाँ पे गिराना है। तो ये सारी चीजें फिर वही है ना कि आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। अब आप तो गए हो पेपराजी के चक्कर में, तो कहाँ से दे पाओगे? एग्जैक्टली। हाँ, ये यही मतलब कि और एक और चीज है मैं कहना चाहूंगा, हाँ कि जो लोग आते हैं मुंबई काम करने के लिए, वो उनके साथ एक और सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसमें हमारे परिवार के लोगों का और हमारे दोस्तों का भी थोड़ा सा फॉल्ट है। जैसे ही कोई बंदा आता है मुंबई एक्टिंग करने के लिए, तो हमारा जो पीछे परिवार है हमारे होम टाउन में, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हो जाती है, और वो रोज कुछ ना कुछ आपसे सवाल करते हैं कि भाई क्या हुआ, कहाँ आ रहे हो, कहाँ दिख रहे हो, यार ये क्यों नहीं कर रहे, यार वो क्यों नहीं कर रहे। वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से भी उसको भी टैकल करना आना चाहिए। ये भी एक पार्ट का है, मतलब इसका एक हिस्सा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हाँ राइट, उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। हाँ और उसको टैकल करने के चक्कर में कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं क्या बोलूं उन लोगों को, अभी मुझे चांस नहीं मिल रहा, या अभी मैंने जो काम किया उसमें मेरा एक ही सीन था, अरे यार उसमें तो मेरा डायलॉग भी नहीं था, और मैं ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये। जो लोग कॉन्फिडेंस खो देते हैं या फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनमें, हाँ तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मैं तो चाहूंगा कि उन लोगों से, सभी लोगों से, जो हमारे रिश्तेदार, हमारे जो दोस्त होते हैं, कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए चीजें अपने आप स्टार्ट कर रहे हैं उनसे तो नहीं, बल्कि आप उनका ढाढ़स बंधाइए कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब धीरे धीरे होता है। हर चीज के लिए, हर चीज का एक वक्त होता है ना, वक्त होता है, वक्त से पहले तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि कोई भी अगर एक टैलेंटेड है बंदा, टैलेंट है उसके अंदर, वो गया फिल्म इंडस्ट्री में, अपना टैलेंट शो कर रहा है, ऑडिशंस दे रहा है, कितना टाइम लग जाता होगा किसी भी एक टैलेंटेड पर्सन को कोई भी एक फर्स्ट अपना अच्छा प्रोजेक्ट क्रैक करने के लिए? और इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनी। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं कौन होता हूँ ये वक्त बताने वाला कि कितना टाइम लगता है? और जब कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि इसमें 1 हफ्ता लगेगा, कि 1 महीना लगेगा, कि 1 साल लगेगा, कि 10 साल लगेगा। बहुत से आप देख लीजिए कितने लोग हैं जिनको कभी कभी बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी कभी बहुत लेट मिलता है। तो ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। नहीं, जैसे हम लोग सीए की पढ़ाई करते हैं या एमबीए करते हैं, तो वी हैव अ टाइमलाइन कि हमने 2 साल का एमबीए करा, 5 साल में सीए हो जाएगा। 5 साल में सीए में भी लोग रो जाते हैं कि भाई 5 साल इसको देने पड़ेंगे, उसके बाद जाके जॉब लगेगी। अब फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग एंटर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें ब्रेक कब मिलेगा। मैंने आपको पहले भी ये बोला था अभी कि ये प्रोफेशन नहीं, ये कला है। आप ये टारगेट मत लेके आओ कि हमने ये किया है तो अब हम ये करेंगे, और ये करने के बाद हमारी इतनी अर्निंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद इतनी बढ़ जाएगी, फिर उतनी मल्टीपल हो जाएगी। अगर ऐसा चाहिए तो डोंट एंटर, तो आप मत आइए। बिल्कुल ये सोच के मत आइए कि आप पैसे कमाने जा रहे हैं और आपका ये टारगेट है। अच्छा, ये तो वो वाली चीज हो गई कि बॉर्डर पे जा रहे हैं बस अब वहाँ क्या होता है, फतह होती है या शिकस्त होती है, देश के लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। एंड देन मनी विल कम ऑटोमेटिकली, उसका भी कोई वो नहीं है, फिर उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ। सो अगर मतलब फिर वही है कि अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूँ तो फर्स्ट योर टैलेंट कम्स, योर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट कम्स, एंड देन फैशन एंड स्टाइलिंग आप करते रहो। वो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद में वो आपका ऑफ टाइम है, वो आपका वेकेशन है, वो आपका हॉलीडे में आप जो करना है करो। हाँ ओके, उससे आपके प्रोफेशन से कोई लेना देना क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्योंकि हो जाता है। देखिए हर कैरेक्टर का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, हर कैरेक्टर का एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होती है, और हर कैरेक्टर की एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम होता है।
कभी कभी बॉडी बिल्डर्स को ऐसा कैरेक्टर मिलता है कि उन्हें भी ऐसे कंधे झुकाने पड़ते हैं पूरी पूरी फिल्म में। आप शायद पाकिस्तानी ड्रामा देखती होंगी। हाँ. तो उसमें एक बहुत ही मशहूर एक ड्रामा है परिजाद। अच्छा. शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा। उसमें एक आर्टिस्ट हैं, क्या कुछ अकबर करके नाम है उनका, क्या कैरेक्टर किया है उन्होंने, मतलब इतना अच्छा गुड लुकिंग बंदा है पाकिस्तान का, कश्मीरी। ओके. और वो उसमें एक बहुत ही डस्की काला सा एक नॉन कॉन्फिडेंट बंदे का उसने कैरेक्टर किया है, जो ऐसे कंधे झुके रहते हैं। मतलब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने कंधे ऐसे कर ले। ओके. पूरी सीरीज में और बिल्कुल डस्की मेकअप किया गया, उसको सांवला काला नहीं कर दिया जाता है। बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही गरीब घर का एक लड़का। So it depends कि आप कितनी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हो। यस, उससे कोई आपकी स्किन कैसी है क्या है सब ठीक हो जाती है। जो डस्की होते हैं उन्हें भी गोरा कर देते हैं मेकअप में, 2 मिनट लगते हैं। हाँ. समझे ना, पतले दुबले लोगों को भी बढ़िया बल्कि बना देते हैं। हाँ. सब कुछ हो जाता है। आप अपनी क्राफ्ट पे काम करिए, बस टैलेंट अपनी स्किन और बॉडी पे नहीं। हाँ, अगर आपको खुदा ने अच्छी बॉडी दी है, अच्छा चेहरा दिया है, तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुड लुकिंग होना या स्टाइल करना ये कोई बुरा है। हाँ. आपको खुदा ने अच्छी पर्सनालिटी दी है, बट ये नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी नहीं। हाँ. उस एक्टिंग के प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जैसे कई बार फैमिलीज भी, जैसे कोई एक पर्सन है, दे वांट टू गो इनटू बॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन आसपास के लोग ही उसको इतना लेट डाउन कर देते हैं कह कह के कि तेरी तो पर्सनालिटी ही नहीं है, हाउ डू यू गो एंड एंटर, कैसे करोगे। क्या ही लूं, अच्छा नहीं लगता किसी का पर्सनालिटी के ऊपर। आप देखिए ना हमारे इंडस्ट्री के अंदर कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं जो जब स्क्रीन पे आते हैं जब स्क्रीन पे आते हैं तो जादू कर देते हैं। वो कोई हैंडसम नहीं है, बट जब वो लोग आते हैं ना स्क्रीन पे आग लगा देते हैं। डू यू थिंक कि अभी लेटेस्ट ईयर्स में ये चीज़ चेंज हुई है कंसिडरिंग टैलेंट, और बीच में कोई एक टाइम ऐसा आया था जब ज़्यादातर पर्सनालिटी और लुक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी इन द इंडस्ट्री? बैक इन टाइम आई थिंक सम इयर्स बैक, अगर हम पीछे जाते हैं, जब हम दिलीप कुमार साहब के ज़माने में या राजकुमार साहब के ज़माने में, वो लोग तो थे ही गुड लुकिंग। और चूंकि उन लोगों ने ही एक तरह से इंडस्ट्री की स्थापना की, इंडस्ट्री को बनाया ही उन लोगों ने। पृथ्वीराज कपूर साहब हो गए, उनका अपना स्टूडियो RK स्टूडियो, उनका पृथ्वी थिएटर, और इस तरह से जब ये लोग आए तो एक्चुअली ये लोग थे ही गुड लुकिंग। धर्मेंद्र जी, बट वो जिम जाके नहीं आए थे। हाँ, उनकी वो नेचुरल खूबसूरत थे। विनोद खन्ना साहब, वो नेचुरल खूबसूरत थे, वो लोग थे ही ऐसे। हाँ, उसके बाद जब इन लोगों के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, जैसे संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और सनी देओल और अनिल कपूर, और उसके बाद जब ये वाला एरा आया तो इसमें थोड़ा सा लुक्स पे, लेकिन अब चूंकि ये लोग सारे ही सुपरस्टार्स के बेटे थे, तो ये भी सारे ही हैंडसम थे। हाँ, तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन ये जो करीना कपूर, शाहिद कपूर, इन लोगों का जो टाइम था, उस टाइम पे आई थिंक काफी ब्यूटी और इन सब चीजों को लेके था, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकती हैं, लेकिन देखिए हमारी इंडस्ट्री में उसी टाइम में नंदिता दास जैसी एक्ट्रेसेस भी थी जो डस्की थी। दीप्ति नवल भी थी, स्मिता जी भी थी, शबाना जी थी, और ऐसी तमाम आप उनको देख लीजिए। एक वो कोनकना सेन शर्मा, ये लोग क्या मॉडल थी? कुछ नहीं थी। या आप उनको ले लीजिए, आप रानी मुखर्जी जी को ले लीजिए, काजोल जी को ले लीजिए, तो ये कोई मॉडल नहीं थी, बट टैलेंट था। जब स्क्रीन पे आती थी तो आग लग जाती थी, सीटियां बजती थी। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। वुमेन्स का ज़्यादातर रहता है कि अगर उन्होंने कोई ब्यूटी पैजेंट किया है तो उनको इंडस्ट्री में एक अप्रोच मिल जाती है टू एंटर, इजीली एंटर करने के लिए। और अगर किसी ने नहीं किया है तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है वही अपना टैलेंट वगैरह शो करने के लिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि
देखिए difference उस क्यों है? बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि दोनों ही पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे अब बहुत सारी जो ब्यूटी क्वींस अभी जैसे आपने बोला, जिसमें से सिर्फ कुछ ही सक्सेसफुल हुई, जैसे सुष्मिता जी और ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या जी, बाकी तो और कोई नहीं हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते कि फिर वही बात आती है कि 100% टैलेंट तो काम करेगा लेकिन Yes. ब्यूटी नहीं हर बार। ब्यूटी नहीं काम करेगी, क्योंकि इन लोगों में ब्यूटी भी था और ब्रेन भी था। हाँ। और अब आप देखिए कि कितनी सुष्मिता जी, कितनी डिग्निटी है उनके अंदर। कभी आपने उनके बाइट सुने होंगे उनकी कुछ, तो उनकी जबान, उनका लहजा, मैंने तो उनके साथ काम भी कर चुका हूँ मैं। आर्या सीजन 2 में अच्छा। उनकी एक जो वेब सीरीज थी, तो मैं उनके अपोजिट था, एक लॉयर। तो कमाल की लेडी हैं वो। उनका तलफ़ुज़, उनकी ज़बान, उनके एक एक लफ्ज़, और शी इज़ सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैं शूट कर रहा था, तो उसी दिन रैप अप भी था। तो रैप अप की पार्टी जो होती है, केक वेक होता है, उसमें सब पूरी यूनिट होती है। तो उनका एक, मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड भी किया था उनका एक वीडियो, जिसमें उन्होंने एक बात ऐसी कही थी कि ये जो आर्या बनाई गई है, तो आज हमारा रैप अप है, और हम स्पॉट बॉय से लेके और मुझ तक, हम सब इस कहानी के हीरो हैं। हम सब ने काम किया है। कोई एक आदमी भी मिसिंग हो जाता तो डिस्टरबेंस हो जाता। करेक्ट। अगर एक्टर को स्पॉट बॉय सही टाइम पे चाय कॉफी नहीं देगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मूड ऑफ हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो बोली कि हम सब बराबर के पार्टिसिपेंट हैं इसके अंदर, और सबको बराबर का क्रेडिट जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लीड है तो कोई सेकेंडरी है तो कोई ये है, कुछ नहीं, सब बराबर है। बहुत शानदार लेडी हैं वो। और वैसे ही ऐश्वर्या जी भी राइट। बहुत डिग्निफाइड जिंदगी गुजार रही हैं अपनी, अभिषेक जी के साथ। एक बच्ची है उनकी। हाँ। और तो होता है ऐसा कि जरूरी नहीं है कि आप कोई ताज लेकर आए हैं मिस वर्ल्ड का तो आप 100% सक्सेस रेशियो नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आप खुद कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, और खुद के लिए आपने कितना काम किया, राइट, या समाज के लिए आपने क्या किया है। वो एक इन दोनों लेडीज अपॉर्चुनिटी। ने बहुत चैरिटी करती हैं। हाँ, ओके। एक अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको रिटेन करने के लिए आपको टैलेंट अपना प्रूव करना पड़ेगा। सो मिस्टर साद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन्स इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री? उनके बारे में अगर हम एक बार वुमेन्स को लेके, वुमेन सेंट्रिक अगर हम बात करें बॉलीवुड में, उनको लेके क्या परसेप्शन रहता है, और उनको क्या कुछ इजी प्रायोरिटी मिलती है इन कंपैरिजन टू मेन, या सबके लिए टैलेंट सिमिलर है, और या वुमेन्स को थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इंडिया में जनरली हम लोग वुमेन्स को कहीं कहीं पे रिजर्वेशंस देते हैं। तो बॉलीवुड में क्या उनका एक कोई रिजर्वेशन काइंड ऑफ कुछ चीज़ रहती है, या फिर वो सिर्फ अपने टैलेंट पे ही जा सकती हैं, या क्या उनका क्या वो रहता है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के माइंड में कि वुमेन एज एन एक्ट्रेस उनको हमें कुछ लीवे देना चाहिए, या फिर दे शुड ऑल्सो प्रूव देमसेल्फ कम्प्लीटली? देखिए, जैसे जितने लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ या जिस फ्रेटर्निटी के साथ मैं अटैच्ड हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ऐसा कोई रिजर्वेशन है या मेल फीमेल की कोई डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेल के साथ होता है, जो मेल से डिमांड किया जाता है, वही फीमेल से डिमांड किया जाता है। उतने ही ऑडिशंस होते हैं, उतनी ही उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और जब तक डायरेक्टर, उनकी टीम, कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनकी टीम, जब तक वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं आपके ऑडिशन से, आपके लुक से, आपकी आवाज़ से, आपके परफॉर्मेंस से, कोई ऐसा प्रिविलेज मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। सबको बराबर मेहनत करके ही उस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। ओके।
एंड अगर हम थोड़ा सा सेफ्टी की बात करें वुमेन्स को लेके, तो क्योंकि वो भी चीज़ हर बार आती है पूरे इंडिया में, हम लोग हमेशा से वुमेन सेफ्टी की बहुत बात करते हैं। हम लोग And- सिर्फ बात करते हैं, हाँ, और एक्शन नहीं लेते। एक्शन नहीं लेते। राइट। सो अगर मैं सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं तो वहाँ पर वुमेन्स के लिए स्पेशल सेफ्टी को लेके कुछ मेजरमेंट्स या कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, या फिर वहाँ पर भी हम उसको एकदम कैजुअल लेते हैं? बिकॉज ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर लेट नाइट वर्क भी करना पड़ता है, एंड देन हर तरह के कपड़े वुमेन्स को एज पर द कैरेक्टर उनको करना पड़ता है, किसिंग सीन्स भी करने पड़ते हैं, मतलब हर तरह के उनको रोल करने पड़ते बिल्कुल, हैं। सो हाउ सेफ डू यू फील एंड हैव यू सीन गर्ल्स बीन देयर एंड हाउ सेफ दे फील बीइंग देयर? देखिए, फिर वही बात आती है कि जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो लोग बॉलीवुड को, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ दिख रहा है, वहाँ रोशनी ज़्यादा है, वहाँ की चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, ज़्यादा दिखाई जा रही हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि वो बहुत सेफ है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। मैंने जितना भी काम किया है, मुझे आज तक कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई भी लड़की अनसेफ है। पूरी यूनिट, उसकी महिलाओं की पूरी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। इनफैक्ट उनको अगर लेट नाइट शूट्स होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो मैंने तो कभी कभी देखा है कि वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्शन की तरफ से। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वहाँ पर भी थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि उन लड़कियों पर भी डिपेंड करता है कि उनका अपना व्यवहार कैसा है, उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कि लोग उसको देखकर भी थोड़ा सा आपको इजी समझने लग जाते हैं कभी कभी। इजी समझने लगते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कॉस्ट्यूम से। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्यों रखें भाई, पुरुषों की भी तो जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब वाई वुमेन शुड ऑलवेज बी मोर केयरफुल कि हमें इस तरह का एटिकेट करना पड़ेगा, हमें ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, पहली तो जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, हमें ध्यान रखना होगा, राइट, कि हमें अपना नजरिया बदलना होगा। एक्चुअली पुरुषों को अपना नजरिया बदलना होगा। तो बॉलीवुड वो में ज्यादा अभी जरूरी है। आज की डेट में डू यू थिंक मतलब दे आर मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन कि हाँ ठीक है? हाँ, बिल्कुल 99.9% लोग। और देखिए, थोड़े बहुत बुरे लोग तो हर जगह होते वो तो हैं। होते और नॉट इवन फिल्म इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट आप ले लीजिए, हाँ, पॉलिटिक्स ले लीजिए, सब गंदगी जगह भरी पड़ी हुई वो है तो वहाँ। है, तो हाँ, तो मैं तो समझता हूँ कि बॉलीवुड फिर भी बहुत सेफ है। मुंबई तो मुंबई तो वैसे इट्स भी कॉल्ड सेफ सेफेस्ट फॉर सिटी वुमेन। है, हाँ, सबसे सुरक्षित शहर है हाँ, वो मैं हमारे उसी देश पॉइंट में। पे आने वाली थी कि जी। मुंबई स्पेशली लोगों को बोला जाता है कि अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है आप मुंबई चले जाओ, कहीं पर भी यू आर सेफ। आपको बीच पे जाना है, आपको सड़क पे चलना है, घूमना है, टहलना है, कुछ भी आप करो, वो बहुत सेफ है। इनफैक्ट अपने नॉर्थ इंडिया से तो बहुत सेफ है। हाँ, नहीं ये दिल्ली, तो हाँ, महिलाओं के लिए नरक है। हाँ, दिल्ली एनसीआर तो खैर अभी बहुत 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 पीछे दिल्ली है। एनसीआर हो गया, आपका यूपी हो गया, हाँ, इधर हरियाणा हो गया, और ये सब तो महिलाओं के लिए तो नरक अभी है। तो हाँ, हाँ, मुंबई उस चीज में लोकेशन वाइज बोला जाता है कि इज वेरी सेफ। तभी मैं बार बार उस तरह से उसमें जा रही थी कि नहीं, नो डाउट, बहुत मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी, हाँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स, फॉर फीमेल्स। क्योंकि ये भी इसलिए है क्योंकि ये कंसर्न आता है जब भी माँ बाप अपने बच्चे को हीरो हीरोइन बनने के लिए बाहर भेजते हैं, तो सेफ्टी सबसे पहला कंसर्न आ जाता है। बिल्कुल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा है कि काफ़ी लड़कियां, महिलाएं वो प्रेफर करती हैं, वो कॉर्पोरेट के लिए भी अगर उनकी कोई जॉब है इस तरह से, तो वो मुंबई चूज करती हैं। हाँ, या एक्टिंग हो तो उसमें तो है ही वहाँ पर। और बाकी मैंने और भी देखा है कि कॉर्पोरेट के लिए भी लड़कियां
वहां पे ज्यादा चूज करती हैं कि चलो हमारी पोस्टिंग मुंबई हो रही है तो हम अच्छे से रह सकते हैं, वहाँ आराम से रह सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, यहाँ की तरह घुटन नहीं होगी जिस तरह से यहाँ पर मैंने देखा है लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स फीमेल्स, तो वो कुछ समझते ही नहीं है उन्हें, तो उनके लिए एक वस्तु है, वो एक चीज की तरह से वो उसको ट्रीट करते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। मुझे बहुत अफसोस होता है कभी कभी कि मैं भी यहीं का हूँ और मतलब कैसे कोई इस तरह से कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वो हुआ था, एक इंसिडेंट, हल्द्वानी से एक फीमेल जा रही थी कैब में, तो वो कैब ड्राइवर ने उसके साथ कुछ बदतमीजी की, फिर वो जंगल में छुपी रही पूरी रात, फिर वो सुबह घर गई। तो सोचिए ना, आपके इंसान मतलब जानवरों से ज्यादा डेंजरस हो गया और फिर भी हम लोग ये सोच नहीं रहे। और आए दिन किसी ना किसी तरह कभी किसी नॉर्थ ईस्टर्न लड़की को उसके बारे में अपशब्द बोला जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनकी स्टेट को, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके कुछ भी हम लोग बोल देते हैं। ये देखिए ना आप, हरियाणा के अंदर कितनी ऑनर किलिंग हुई है, कितनी बच्चियों को मारा गया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दूसरी जाति में शादी कर ली थी या वो किसी और से प्रेम करती थी, प्यार करती थी, उनको मार दिया गया। मैंने यहाँ तो सुना है हरियाणा में वो कई ऐसे गांव है जहाँ पर पेट में ही बच्चियों को इतना मारा गया है कि उस गांव में अब कोई महिला ही नहीं बची, या तो बूढ़ी महिलाएं हैं या सब सारे मर्द हैं। तो सोचिए ये मतलब, और हम लोग एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग बहुत, अब एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई है, सोच बहुत सुधर गई है। आज भी हमारे देश के अंदर गाँव में औरतों को, दलित औरतों को नंगा करके घुमाया जाता है, किसी को डायन बना के मार दिया जाता है। और अरे आप और कहीं मत जाइए, अभी सपोज आपके अभी इलेक्शन होगा, हर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं और कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है हमारे देश में, तो इलेक्शन ही इलेक्शन है और है ही क्या। मोस्टली मेजॉरिटी की बात मैं बता रहा हूँ, कभी एक फैमिली है, उसमें एक माँ है, एक बहन है, एक चाची है, ताई है, जो भी है, कभी किसी औरत से ये पूछा गया कि किस पार्टी को वोट करना है? उनका अपना कोई कॉल ही नहीं होता है, बस जो घर के मर्द ने डिसाइड कर दिया तो सारी औरतों को वहीं वोट दे देना। स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, अरे इवन रूरल क्या, दिल्ली को आप क्या बहुत हाईटेक सिटी, कोई भी शहर जो होता है ना वो हाईटेक सड़कों से और मॉल से और बिल्डिंग से नहीं होता, सोच से होता है, सोच से हाईटेक होता है वो। बट चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी, इंपोर्टेड कार्स घूम रही हैं सड़कों पे, लोग ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, इससे कोई शहर नहीं बनता, शहर सोच से बनता है। सोच अभी भी उतनी डेवलप नहीं हुई है, उतना ही औरत को दबाया जाता है, हर वक्त हर मोड़ पे औरत को दबाया जाता है, औरत को फटकार लगाई जाती है, औरत को डांट दिया जाता है, ओ तू चुप रह, तुझे अकल नहीं है। राइट। और ये एक ऐसा वो हो गया है कि अब लोग इसको, औरतें भी स्वीकार कर चुकी हैं, औरतों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये हमारे साथ होगा और हम चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे। वो अब उनके कहते हैं ना कि वो फिर उनके डीएनए में चला गया और अब वही होता चला आ रहा है और वही होता रहेगा, ऐसा नहीं। और अब जैसे वुमेन्स थोड़ा सा बोलती हैं तो फिर वो फेमिनिज्म वाली बात आ जाती है कि यू आर बीइंग फेमिनिस्ट, एंड फिर उसको मजाक भी बनाया जाता है, उस चीज को मीम्स बना के। मजाक कौन बना रहा है? मजाक कौन बना रहा है? सोसाइटी बना रही है उस चीज का। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे बहुत अफसोस होता है ये सब देख के। बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक फैमिली है, सुबह होती है उस फैमिली में, अगर माँ है उस घर में, उसका पति है, उसके बेटे हैं, अगर फादर है, तो बताइए फिर आज क्या बनेगा घर में। एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या बने आज घर में, तो मैंने कहा मतलब ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपका क्या खाने का मन है? मुझसे क्यों पूछा गया कि मेरा क्या खाने का मन है, आपका क्या खाने का मन है?
तो आपका जो खाने का मन है वो आप बना लीजिए, वो मैं खा लूंगा। मतलब मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? मैंने कहा जब पापा जिंदा थे तब भी आप यही सवाल करती थी सुबह उनसे कि आज क्या बने। मतलब मैंने जब तक आपको देखा है तब से मतलब आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। आप सुबह उठ के आपका कुछ खाने का मन नहीं करता कि आज मेरी भिंडी खाने का मन है, लेकिन बेटे और अरे हस्बैंड को आज तुरई चाहिए, तो आप भिंडी नहीं खाओगी। उनकी नर्चरिंग ऐसी हुई है कि दे हैव बीन टॉट टू आस्क एंड देन मेक थिंग्स एज पर द प्रेफरेंसेस ऑफ द मेल इन द फैमिली। तो गलत है ना ये। ये अच्छा चलिए ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है तो आप तो ये सोचो, आप तो कुछ इनिशिएटिव लो। आप तो ये कह ही सकते हो अपनी वाइफ से या अपनी माँ से जो उस घर के किचन को संभाल रही है कि भाई तुम्हारा क्या खाने का मन है, तुम्हारा जो मन है वो हम खाएंगे। बट मेल्स डजंट वांट टू चेंज, मतलब वो बस वही प्रॉब्लम। हाँ, तो प्रॉब्लम मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो पुरुषों में है, महिलाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और महिलाएं अगर इसके लिए आवाज उठाती हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि अच्छा आप तो रिलक्टेंट हो रहे हैं, अच्छा आजकल की नारियां ज्यादा बोल रही हैं, वोकल हो रही हैं। उसमें भी सबसे पहले उसके खिलाफ कोई औरत ही आएगी कि देखो तुम इतना बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तुम ज्यादा कर रही हो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। हाँ, बॉयज तो बाद में बोलेंगे, पहले लेडी ही आ जाएगी, कोई ना लेडी आ जाएगी उनकी तरफ से एक ढाल बनके। हाँ। तो ये तो खैर बहुत ही एक मुश्किल मुद्दा है, अलग से ही पूरा डिस्कस करने के लिए। बात तो होनी चाहिए ना। हाँ, सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। बड़े बड़ी पोस्टरबाजी हो रही है महिला सुरक्षा के ऊपर। हाँ, और ये बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और क्या क्या करो, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। मतलब जमीन पे कुछ नहीं हुआ है, ये सब सिर्फ पोस्टर्स और भाषणों में है और कुछ नहीं हुआ है। देखिए ना कितने सारे बलात्कार, कितने सारे आए दिन। औरत को बिल्कुल पता नहीं क्या समझा हुआ है। मुझे कभी कभी इस बात का एहसास होता है कि हमारे यहाँ जो देखा होगा ना आपने कि कभी भूखमरी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई प्राकृतिक आपदाएं, मुझे लगता है पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से खासकर हमारे इस देश में औरतों को बहुत सताया गया है और कहीं ना कहीं से कुछ श्राप है। इसी वजह से सब हो रहा है, कुछ तो श्रापित है जो सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली ठीक नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होता है। आप और दूसरी कंट्रीज को देख लीजिए, चाइना हो गया, यूरोप हो गया और ऐसे बहुत सारे। तो ये जो यहाँ पर जो एक अफरा तफरी है, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी ना किसी चीज का क्राइसिस, तो जरूर कुछ ना कुछ शापित है और इसमें इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। जो महिलाओं के साथ बहुत जुल्म है यहाँ और वो जुल्म सह रही हैं और वो अपने आंसुओं को रोक रही हैं और वो जो भी है। यहीं से क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जब हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बॉलीवुड को एज अ सिनेमा एक तरीके से मैसेज डिलीवरी के लिए भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारे सिनेमा आजकल ऐसे बन भी रहे हैं, बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी बन भी रही हैं जहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस लोगों को डिलीवर किए जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी कुछ ऐसी मूवीज़ आ जाती हैं जो कि टोटली अपोजिट होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कबीर सिंह जो थी मूवी, उसमें काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाया गया कबीर सिंह को फॉर द वुमेन, एंड वुमेन वाज इन द रोल कि वो उसके थप्पड़ को भी सह रही है। तो वो सब चीज़ें डू यू थिंक कि होना चाहिए, इस तरह की स्टोरीज को शूट किया जाना चाहिए ताकि? देखिए, एक फिल्म पर सारा इल्ज़ाम क्यों डाल दिया जाता है कि एक फिल्म से ही समाज बिगड़ जाएगा और एक फिल्म से ही समाज सुधर जाएगा। कबीर सिंह और एनिमल बनाने वाले दोनों एक ही डायरेक्टर थे। उनका अपना एक अलग जोन है, उनकी अपनी एक अलग विजन है, उस हिसाब से वो फिल्में बनाते हैं। अब एट द सेम पॉइंट तो हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं अनुभव सिन्हा जी, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी 80। उसमें उन्होंने किस तरह से महिलाओं के शोषण को दिखाया है, हमारे नॉर्थ इंडिया में जो बलात्कार वगैरह होते हैं उसके ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से जनता को जाना चाहिए था उस फिल्म को देखने के लिए वो नहीं गई। लोग कबीर को देखने गए, लोग एनिमल देखने गए
तो ये अब क्या कहेंगे आप, फिल्में अच्छी बनती हैं, लोग नहीं देखने जा रहे। नहीं, बट मुझे लगता है कि यहाँ रीजन ऑफ नॉट गोइंग ये भी है कि शायद लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि इस तरह की कोई स्टोरी आ रही है, या उसको उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता मूवी को। क्योंकि मैंने नहीं, देखा है कई बार स्ट्रगल भी होता है कि मूवी मेकर को कोई अच्छा वो मिल जाए, पर्दा मिल जाए अपनी मूवी डिस्प्ले करने के लिए, वहां पर भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी हो कभी सकता है, आप कह सकती हैं, बट फिर वही बात आ जाती है ना कि देखिए, पहले ऑनर किलिंग हुई हरियाणा में, पहले पता नहीं कितनी हमारी बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद फिल्म बनी है NH8, पहले नहीं बनी थी, पहले वो काम हो चुका था। जैसे कश्मीर फाइल्स देखने भी बहुत लोग गए थे जब उन्हें पता चला, तो वो देखने तो सभी गए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी नहीं हो पाती है कि इस टाइप की भी कोई मूवी आ रही है। तो उसके लिए आई थिंक जब कोई एक अच्छी मूवी बनती है, जब कोई भी ऐसे रियलिटी पे मूवी बनती है, तो उसको लेके थोड़ा सा और अवेयरनेस लाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अब देखिए ये तो डिपेंड करता है ना कि उसका प्रोडक्शन हाउस उसकी कितनी मार्केटिंग कर रहा है, कितना PR कर रहा है। राइट। कभी कभी कुछ फिल्मों का PR में थोड़ा कुछ नहीं पता लग हो नहीं पाता, कुछ अच्छी मूवीज तो पता होती भी नहीं हैं चल जो पाता है दर्शकों को कि हाँ इस तरह का कोई कंटेंट आया है। राइट, ऐसा भी होता है वो कभी भी एक कभी। रीजन हो जाता और है, कुछ फिल्में अदरवाइज वैसे ही क्लिक कर जाती हैं, हाँ वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे हो जाता है, हाँ राइट। ऐसा भी होता है। लेकिन फिर वही है कि फिल्में को ही पूरी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए कि तो वो है। फिल्में ही समाज को सुधार देंगी या फिल्में ही समाज को बिगाड़ देंगी। समाज पहले ही वैसा था, और समाज के ही जो कुछ हो रहा है उसी को देखकर ही फिल्में बनती हैं, अगर आप देखा जाए तो। भाई अगर चाहे हिस्टोरिकल फिल्में हो तो वो भी जो हो चुका है उसी पे बन रही हैं, और अभी प्रेजेंट की जो फिल्में हैं जो समाज में हो रहा है वो भी उसी को देख के ही इंस्पायर्ड हो गई तो फिल्में बन रही हैं। तो फिल्मों को पूरी ऐसी से कोई जिम्मेदारी देनी नहीं चाहिए कि वो पूरी समाज सुधारक का काम कर रही है। वो तो मनोरंजन भी तो है ना, मनोरंजन है वो तो। वैसे खैर अब इतना इंटेंस मूवीज और ये सब हो गई हैं, पहले तो ज्यादातर अगर मैं करण जौहर का एरा देखूं तो उस टाइम तो मोस्टली फैमिली मूवीज, बिल्कुल, रोमांटिक और और उन ये फैमिली सब। की भी इस तरह की फैमिलियां होती थी, हाँ इस तरह की फैमिलियों से लोग अपने आप को कनेक्ट करते थे, उनके जो फैमिली ड्रामा होते थे। हाँ, कल हो ना हो, ये सब मूवीज अपने आप में एक ट्रेंडिंग रही हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोग उस तरह की मूवीज को रिलेट करते थे। बट आज की डेट में मूवीज थोड़ा रियलिटी को सामने ला रही हैं, विच इज़ गुड, बट उसको लेकर के कुछ एक्शन होना वो मिसिंग है अभी भी सोसाइटी में। कि जब हम रियलिटी जानते हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं वुमेन्स के साथ, लेकिन हम उसको लेके कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं कि एक्शन तो उनकी देखिए हमें ही सेफ्टी लेना के लिए। पड़ेगा। फिल्म मेकर कितनी फिल्में बनाएंगे, लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना है अल्टीमेटली। आपको ही खुद में सुधार लाना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, खासकर हमारे देश के पुरुष समाज को। सो अगर हमें सोसाइटी एज अ होल इन इंडिया देखे तो मिसिंग है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि बॉलीवुड में उस चीज़ को टेक केयर किया जा रहा है या नहीं, तो डेफिनेटली यस, यू विल से कि हाँ, वहाँ तो वो एटलीस्ट उस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं कि वुमेन सेफ फील करें एंड ईजी आके। सो हम अपने ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि अगर आपका बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, वो टैलेंटेड है, तो ये तो एटलीस्ट वरी ना करें कि उसके साथ कुछ ऐसे मतलब सेफ्टी को लेकर के तो वो पहले सबसे ज़्यादा कंसर्न हो जाता है कि भाई मुंबई जा रही है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गलत ना हो जाए, वो एक कंसर्न सबसे पहले आ जाता है। तो दैट वी कैन अश्योर कि हाँ, अदरवाइज तो सब कुछ वैसे भगवान के ऊपर ही है बाकी, लेकिन सेफ्टी इज़ देयर, वो चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग को लेके बात करेंगे। सो बॉलीवुड में जब हम लोग एक्टिंग में आ गए, सब कर दिया, उसके बाद हमारी पर्सनल ब्रांडिंग को लेके कुछ अलग से एफर्ट्स रहते हैं, या कितना रोल, मतलब क्या मैटर करता है पर्सनल ब्रांडिंग वहाँ पे बॉलीवुड में? हाँ देखिए, आपने अगर कुछ अच्छा काम कर लिया है तो ऑफ कोर्स पर्सनल ब्रांडिंग तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तो अप्रोच कैसे करेंगे। तो जानना तो आपको खुद को जनाना भी है,
कि लोग आपको जाने कि आपने ये काम किया है। तो पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। तो उसमें पीआर का भी कोई रोल होता है? हाँ, होता है। अब जैसे मान लो मैं आ रही हूँ इंडस्ट्री में, अब मुझे पता है मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी ताकि मुझे रोल मिले। नहीं, वो वहां पर वो काम नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज देखिए सबकी अलग जर्नी होती है। अगर उस जर्नी से कोई गया होगा तो उसके बारे में वो ज्यादा बेटर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि मैं किसी पर्सनल ब्रांडिंग से नहीं गया। मैं जिस टाइम मुंबई गया, मैं किसी को भी नहीं जानता था। मैं सुबह अपना बैग लेके निकलता था, प्रोडक्शन हाउसेस में जाता था, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाता था, उनके नंबर्स, उनके ईमेल्स लेता था, फिर आके घर पे उनको सब सॉर्ट आउट करता था, फिर उनको फिर अपने फोटोज भेजना या अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस, ऑल दैट, ये सब करता था। तो देखिए मैं तो उस प्रोसेस से गया हूँ। ओके। तो मैंने ना तो कोई पर्सनल ब्रांडिंग करी, ना मैंने कोई पीआर रखा, और आज भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ना कोई ब्रांडिंग है, ना कोई पीआर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरी अपनी जो भी एफर्ट्स हैं, अपना ही टैलेंट और अपना जो भी है ऊपर वाले का सहारा है, उसी हिसाब से चल रहा है। तो इसके बारे में आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड। अच्छा, राइट। क्योंकि वो मैंने किया नहीं, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं, तो फिर मैं उस टॉपिक पे अपना क्यों ज्ञान बांटूं। मैं गलत ज्ञान दे दूं तो फिर वो लोगों को गलत चीज पहुंचेगी। ठीक है। थोड़ा सा ये बताइए कि सोशल मीडिया का आज की डेट में क्या रोल है टू एंटर द बॉलीवुड इंडस्ट्री? अगर मैं सोशल मीडिया के थ्रू फेमस होना चाहती हूँ और फिर मुझे लगता है कि मुझे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स कास्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत चल गया है ये वाली चीज़ें, बहुत दे वांट टू हैव इजी एंट्री, तो लोगों को लगता है कि वो वैसे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे एंड देन उनको क्योंकि फेम मिल गया है तो फिर शायद एक्टिंग भी मिल जाएगी। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिसने भी ये बात सर्कुलेट की है वो अच्छा आदमी नहीं। नहीं, ऐसा ट्रेंड बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया, वैसे भी सोशल मीडिया अब तो इतना गंदा हो चुका है कि सोशल मीडिया पे मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि 70% 80% चीज़ें फेक है। झूठ, दिन भर झूठ फैलाया जाता है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का को जनरेट ही इसीलिए किया गया है कि लोगों को झूठ बताया जाए, उनको झूठ सुनाया जाए, झूठ को ग्लोरीफाई किया जाए, झूठ के किस्से गढ़े जाएं, और उसके बाद लोगों को झूठ की दुनिया में जीने के लिए मजबूर किया जाए। तो सोशल मीडिया आजकल वही काम कर रहा है। लोग कनेक्ट नहीं हो रहे अब तो ना। सोशल मीडिया का मतलब था कनेक्ट होना। जो लोग दूसरे शहरों में रह रहे हैं या अब्रॉड में रह रहे हैं या आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनसे कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया बनाया गया था। आज लोग सोशल मीडिया की वजह से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आजकल तो फेमस होने के लिए यूज हो रहा है सोशल मीडिया। जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारा कंटेंट कितना वायरल हो रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे आप फेमस हो गए तो पब्लिक में। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो रील बना के उसको काम मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी 1000 रीलें बना लो, आपको कास्टिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको मुंबई जाके ऑडिशंस देने पड़ेंगे, टैलेंट प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। अदरवाइज आप रील बना के तो नहीं कर पाएंगे। फिर आप रील बनाइए और पैसे कमाइए। राइट। वहाँ से वो एक मिथ हमारी ऑडियंस का ब्रेक हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे फैशन दिखा लो, स्टाइलिंग दिखा लो, फेमस हो जाओ एंड देन इजी एंटर टू बॉलीवुड। इट्स नॉट लाइक दैट। और हमारी इंडस्ट्री के जो भी लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा जी हो गए, और हमारे अनमोल आहूजा कास्टिंग बे वाले, और कवेश सिन्हा, और ऐसे तमाम लोग जो भी हैं, मतलब इमेजिन भी मत करे कोई कि वो आपकी रील से इम्प्रेस होके आपको काम देगा। वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको 2, 3, 4, 5 ऑडिशन देने पड़ेंगे। उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी वो लोग करवाएंगे आपसे। वो जो भी होता है वो लोग बेटर जानते हैं किसको कहाँ रखना है। उनका काम ही वही है। राइट। वो सिर्फ वही कर रहे हैं। जब भी भाई आप ये देखिए ना कि जब आप
एक अच्छी सीरीज देखते हैं, जैसे आपने समझिए धुरंधर देखी या बॉर्डर 2 देखी। बॉर्डर 2 में उन्होंने मुझे कास्ट किया था, मुकेश छाबड़ा जी ने। ओके। उनको पता है ना कि किसको कहाँ फिट करना है और कौन सा आर्टिस्ट किस कैरेक्टर में फिट हो रहा है। वो उनका काम ही वही है। अब आप देखिए कि जब आप देखते हो फिल्म चल रही है और ये कैरेक्टर आया, वो कैरेक्टर आया, तो आप उसमें बिल्कुल बिजी हो जाते हो ना, आप सिनेमा में खो जाते हैं आप। तो इसका मतलब है कि वो कास्टिंग सही हुई है। राइट। ये पर्सन ऐसा ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। अगर कोई फौजी है तो फौजी लग रहा है, कोई डकैत है तो वो डकैत ही लग रहा है। तो ये सारी मेहनत उन लोगों की है। उन लोगों का रिसर्च है, दिन दिन रात भर पर काम करते हैं। उन लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती, कास्टिंग वालों को। रात रात भर जगते हैं, लैपटॉप में आंखें सूज जाती हैं। तो वो उनका वो काम है, उस चीज को जस्टिफाई करते हैं। जब लोग दर्शक पसंद करता है किसी फिल्म को, तालियां बजाता है, जब हॉल से बाहर निकलता है, अपना फीडबैक देता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसका ये बहुत था, वो कास्टिंग डायरेक्टर का काम है। तो आप रील बना के तो आई एम सॉरी। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंसाइटफुल मुझे लग रहा है कि हमारी ऑडियंस को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा ये सब सुन के कि बहुत सारे जो मिथ है ना लोगों के दिमाग में, वो आज डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के थ्रू टूट रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, आप कुछ भी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस जो हमारी ऑडियंस को बोलना चाहते हैं कि your insights about Bollywood industry, your experience, important tips, whatever you want to share with our audience. वैसे तो मैं बहुत ज्यादा ज्ञान बांटता नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से कोई फायदा नहीं है। आजकल कोई किसी का ज्ञान लेता नहीं है। करना वही जो वो करेगा। राइट। वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है, उसको न दाएं न बाएं, उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तो इसलिए मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ। मैंने आपको बताया है अपना एक्सपीरियंस कि मैं किस तरह से एंट्री की। मैंने पहले मैंने वॉइस ओवर किया, डबिंग की दिल्ली में, जॉब की, पैसे कमाए, बैकअप बनाया, उसके बाद मैं मुंबई गया। मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता था ना मुंबई। अब मैं वहां जाके क्यों प्लेटफॉर्म पे सोता, मैं क्यों समोसा और बड़ा पाव खाता। मैं अपना बैकअप लेकर गया ताकि मैं अच्छे से वहां रह सकूं, मैं सरवाइव कर सकूं। आई थिंक ये भी एक गलती कर जाते हैं न्यू कमर्स, पहुंच जाते हैं, बैकअप नहीं लेके चलते, एंड दे मेड देयर माइंड की स्ट्रगल हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आप अपने बैकअप के साथ जाओ, अच्छे से रहो वहां पे। जब आप अच्छे रहोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, आपको मेहनत करने में भी मजा आएगा। तो क्यों ऐसे परेशान हाल ये चप्पल पहन के क्यों घूमना? अच्छे से रहो, साफ सुथरे रहो, रोज नहाओ, अच्छा कमरा लो। हाँ, सही बात है। और बस यही है। बाकी मैं तो अपनी जर्नी बता सकता हूँ। जी जी जी। कैसे मैंने किया, एक एक घर गया, एक एक दरवाजा खटखटाया, फिर छोटा काम किया, फिर उससे बड़ा किया, फिर ऐसे करते करते लेंथ बढ़ती रही, काम बढ़ता रहा। सब ऐसे ही होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। आजकल तो लोगों में पेशेंस ही नहीं है, उनको एकदम से ब्रेक चाहिए। और वैसे मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सबने मेरा धाड़स भी बंधाया कि नहीं होगा, ऐसे होगा, टाइम लगता है। लाइकवाइज आपने कहा भी था स्टार्टिंग में कि फैमिलीज को स्पेशली भरोसा करना बहुत जरूरी है। नहीं करके उस पर बोझ नहीं बनाना चाहिए। आपका जो भी फैमिली मेंबर मुंबई गया है काम करने के लिए, तो उससे इतना ओवर एक्सपेक्ट मत करो कि वो बस दूसरे दिन स्टार बन जाएगा और फिर वो हीरो बन जाएगा, वो लीड हो जाएगा। नहीं, क्यों? तो उसको आप थोड़ा सा धाड़स बंधाओगे, नहीं बच्चे हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, आराम से होगा, सब हो जाएगा। पर वो प्रॉब्लम हो जाती है ना, बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। इतनी एक्सपेक्टेशन होती है ना, उसके गांव के दोस्त, उसके कस्बे के दोस्त, शहर के, स्कूल के, अबे तू आया नहीं, अबे तू दिखा नहीं, अबे मैंने देखा था, हाँ यार वो तेरा सीन तो आया नहीं, तेरा तो डायलॉग ही नहीं है, तू तो वैसे ही खड़ा हुआ था। ये सब बातें करोगे आप तो वो डीमोटिवेट होगा ना। यार वो काम कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे होगा उसका भी। तो बस यही है, सपोर्ट करिए। So Mr. Saad, this was very very much insightful conversation with you. I think हमारी audience को बहुत कुछ
फैशन इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री का डिफरेंस समझ में आया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंस समझ में आई है कि टैलेंट कितना इम्पोर्टेंट है। जितना मुझे पता है मैंने समझाया है, मैं कोई बिल्कुल, बहुत विद्वान बहुत आदमी नहीं ही हूँ। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरे खुद के डाउट्स क्लियर हुए। शायद मैं भी बहुत ही एक अलग जोन में थी कंसिडरिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हुई हैं और हमारी ऑडियंस को भी क्लियर हुई होगी। स्पेशली उन लोगों को जो न्यू टैलेंट आना चाहता है, एंटर करना चाहता है, उनको बहुत गाइडेंस मिली होगी। एंड आई थिंक ऑडियंस से भी मैं यही कहना चाहूँगी, दिस पॉडकास्ट अगर आप लोग को बहुत इंसाइटफुल लगा है तो हम लोग चाहेंगे मिस्टर साद को दोबारा बुलाना और कुछ और डीपली इस सब चीज़ों के बारे में बात करना। और आप लोग भी बताइए कि कौन सा और टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि हम उसके ऊपर और वीडियोस ला सकें और पॉडकास्ट ला सकें। और अगर आपको पसंद आया है ये शो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और विल कम अप with more insightful podcasts like this. Thank you so much.